ये जो आप शहरों के आउटस्कर्ट्स पे, शहरों के बाहरी क्षेत्रों में डेवलपर्स आ रहे हैं, अपने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और किसी भी मार्केट इकोनॉमी में जो भ्रष्ट आदमी है, जो लोगों को चीट करता है, वो अपने आप गिर जाएगा। लेकिन निवेशक उसके ट्रैप में ना आए। अब इसके लिए निवेशक को भी तैयार करना पड़ेगा, रेगुलेटर की भी चर्चा हो सकती है। अब इस सारी कल्पना में आज हम कहां खड़े हैं, मैं इसको इन सारे तथ्यों की तुलना में देश का जो निवेश का माहौल है, मुझे अगर एकमात्र सबसे बड़ी चिंता है तो वो उसकी है। हर साल दावोस में सम्मेलन होता है। कई वर्षों से हम लोग ये दिखलाने की कोशिश कर रहे थे भारत में, अरे पिछले 10-12 साल से चल रहा था, कि अपना देश जो है इसको हम शोकेस करें, इंडिया इज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, इसको हम दिखलाएं। सन 91 के बाद जो रास्ता हम लोगों ने अपनाया, उस रास्ते का एक उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े। अर्थव्यवस्था तेजी से कैसे बढ़ती है, उसका एक सरल सिद्धांत है कि आर्थिक गतिविधि बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अगर निवेश आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। कोई एग्रो इंडस्ट्री लगाएगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई सर्विसेज सेक्टर इंडस्ट्री लगाएगा, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसके एक दृष्टिकोण में भी अंतर होना चाहिए, और वो दृष्टिकोण का अंतर यह है कि जो पैसा निवेश करना और पैसा लगाना और उसमें से कुछ धन कमाना, ये अपने आप में अपराध नहीं है। रीजनेबल प्रॉफिट इज नॉट अ पॉलिटिकल सिन। मुझे याद है कि जब समाजवाद का नारा ज्यादा 70 के दशक में आरंभ में चलता था, तो उस वक्त हमारे कांग्रेस के मित्र हमेशा कहते थे होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, प्रॉफिटियर्स। अगर पैसे में से लगाने के बाद वो कुछ कमाने की संभावना नहीं होगी, तो ना कोई अपना रुपया लगाएगा, ना बाहर का आदमी अपने डॉलर लगाएगा, और फिर वो परिस्थिति होगी कि कोई उद्योग नहीं लगेगा, कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होगी। तो निवेश आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट हो, उसमें रीजनेबल प्रॉफिट की संभावना हो, उससे प्रेरित होकर वो और निवेश करे, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें अगर थोड़ा प्रॉफिट कमाता है तो सरकार को भी टैक्स देगा, घाटा है तो टैक्स ही नहीं देगा। जब सरकार की जेब में टैक्स जाएगा तो गरीब आदमी के उपकार के लिए सरकार 10 योजनाएं बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है इसलिए ज्यादा निवेश आएगा। आजकल बंगाल का चुनाव चल रहा है। अभी जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी वाइब्रेंट गुजरात, जनवरी के महीने में 20,53,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के एमओयू इस साल हुए। कोई कहता है मैं फिल्म स्टूडियो यहां बनाऊंगा, कोई कहता है हॉस्पिटल बनाऊंगा, कोई कहता है होटल बनाऊंगा, कोई कहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाऊंगा, कोई कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा। इस सब में से रोजगार भी निकलेगा, टैक्सेस भी निकलेंगे, वहां पहुंचने तक सड़क भी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, सरकार भी बनाएगी। तो एक मूल सिद्धांत है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे। अब उस आर्थिक गतिविधि को आकर्षक करना, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी, अट्रैक्टिव होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा और लोग जो ये घर बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, खरीदने के लिए जाएंगे, तो जो डेवलपर है उसको इंसेंटिव होगा मैं और प्रोजेक्ट शुरू करूं। जब गांव में से एक परिवार जिसका मैंने उदाहरण दिया, 8 लोग हैं, खेत में लगे हैं, 6 को रोजगार मिलेगा,
तो उस परिवार की इनकम बढ़ेगी, भी बच्चों को अब मॉडर्न एजुकेशन देना है, तो चलिए शहर में भी 2 मकान खरीद लिए जाएं। और इसी प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, ये एक्टिविटीज बढ़ेगी और जिस निवेशक ने उसमें पैसा लगाया है उसका दाम भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। मंदी में और एक सक्रिय अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? मंदी की परिस्थिति में कोई दुकानदार से सामान खरीदने नहीं आता, दुकानदार की जेब में पैसा नहीं जाता, वो फैक्ट्री से माल नहीं खरीदता, फैक्ट्री की प्रोडक्शन कम हो जाती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जो लोग अर्थव्यवस्था नहीं जानते कि आगे इकोनॉमी कैसे चलने वाली है वो कैसे तय करें। हम तो इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते, इसलिए हमें कैसे पता चले। तो मैं कई बार बड़ा सरल उनको उदाहरण देता हूं और ऐसे कई दुनिया में उदाहरण हैं। मैंने कहा आप किसी होटल में चले जाइए, अगर होटल वाला कहे कि यहां कमरे सब बुक्ड हैं और मैं आपको कमरा नहीं दे सकता और ये स्थिति मेरी 2 महीने तक है, तो इसका मतलब 6 महीने बाद यहां खूब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाली है। लोग इस क्षेत्र को देख रहे हैं, यहां आ रहे हैं, ये बिजनेस विजिटर खूब देख रहा है और होटल सूखे पड़े हुए हैं, इसका मतलब कोई इन्वेस्टर यहां नहीं आ रहा। एयरलाइन की टिकट, आप जाइए एयरपोर्ट्स एकदम खाली पड़े हैं, इसका मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होने वाली है। अब कई लोग मानते हैं कि देश से सामान बाहर भेजना बहुत अच्छा है, देश के अंदर मंगवाना बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है। अगर रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स बाहर से आ रहा है, क्योंकि हर चीज तो अपने देश में उपलब्ध नहीं है, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी, अगर रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है और कैपिटल गुड्स खूब बड़ी मात्रा में बाहर से आ रहे हैं, इसका मतलब उद्योग लग रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है और इसलिए एक्टिविटी बढ़ने वाली है। ये सरलता से आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एक्टिविटी कैसे चलेगी। अब आज की परिस्थिति निवेशक के लिए चिंता की क्यों है कि इस बार जब डावोस का सम्मेलन हुआ तो इस बार सम्मेलन में यह नहीं था कि मैं भारत को शोकेस करूं कि भारत की ओर देखिए और इस देश के अंदर आइए। बहुत वर्षों बाद इस बार वहां की भावना यह थी कि हमारे बड़े बड़े उद्योगपति भी कह रहे थे कि मैं किसके साथ साझेदारी डालकर मैं इस देश से बाहर अपना निवेश ले जाना चाहता हूं और मैं बाहर इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो पहले जब आरंभ हुआ तो हमें लगा इस देश का बहुत अच्छा हो गया, हमारे उद्योगपति इतने बड़े बन गए कि वो दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी। लेकिन आज जो परिस्थिति है कि इसके बाद चिंता यह बनी है कि एक प्रश्न उठ रहा है कि इज इंडिया द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन। और ये जो यूपीए सरकार का संकट आया है इसमें कई कारण आपको मिल जाएंगे कि जिसकी वजह से पूरे के पूरे उद्योग के जगत को, निवेशकों को और बाहर के देशों से यहां निवेश करने वालों को भी चिंता आ गई है। सन 91 के बाद एक आर्थिक सुधार चले थे और सुधार के बाद एक कोई सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की जरूरत थी। और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म क्या हूं मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन एक सरलता में बता देता हूं कि इस $8 की कमीज को $5.5 का कैसा करना है। इसको कम करने के लिए जो कदम बढ़ने थे, 2004 के बाद इस सरकार ने कहा कि मार्क्सवादी हमारे साथ है, वो आगे चलने ही नहीं देते। 2009 के बाद क्या हुआ? एक प्रकार से इस यूपीए सरकार से लोगों की अपेक्षा टूटी है। दूसरा, जो राजनीतिक नेतृत्व होता है वो निर्णयों को टालने वाला नेतृत्व नहीं होता। लीडरशिप इज नॉट द आर्ट ऑफ डेफरिंग एंड पोस्टपोनिंग डिसीजंस, कि मैं समन्वय नहीं बना पा रहा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा और जो लोग असहमत हैं उनको भी मनवाना पड़ेगा। यह संभव है कि सब निर्णय आप इकट्ठे ना ले पाओ, लेकिन आर्ट ऑफ द पॉसिबल जिसको कहते हैं, एक 2 करके बात आगे बढ़ाते रहो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इस देश के अंदर रुका है।
मैं मानता हूं कि इस देश में जो दो बड़ी सक्सेस स्टोरीज थी, एक टेलीकॉम था और एक नेशनल हाईवेज थे जो वाजपेयी जी ने शुरू किए। अब इन दोनों स्थानों पर, इन दोनों सेक्टर्स में इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, जो मंत्रियों का भी चयन किया, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी चयन किया जो इन विभागों को देखेगा, उन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और ये दोनों सेक्टर्स को सेटबैक लगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपनी कमजोरी की वजह से प्रश्न चिन्ह वाले व्यक्ति इन दोनों सेक्टर्स के अंदर चूज किए। तो सक्सेस स्टोरी को स्कैंडल कैसे बना सकते हैं, यह उसका उदाहरण था। अब जो रूरल रोड्स थी, जो हाईवेज थे, जो पोर्ट सेक्टर था, अब रेलवे का एक्सपेंशन इस देश में जो अंग्रेज कर गए वो कर गए, उसके बाद रेलवे का एक्सपेंशन नहीं हो रहा। जो अंग्रेज एक रेलवे नेटवर्क बना गए थे उसके बाद बहुत मार्जिनल इन्वेस्ट आगे बढ़ा। अब ये सारे कारण ऐसे बने, आपके मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई और मुद्रास्फीति को रोक पाने के लिए कोई सरकार में आर्थिक सोच नहीं है। दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज। इनको लगता है कि किसी प्रकार से आप ब्याज दर 5 बार 7 बार बढ़ा दो। जब आप ब्याज दर बढ़ाओगे तो कौन उद्योग लगाएगा इतने महंगा पैसा खरीद के आपसे। पूरा रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर जिसके लिए आप चिंता कर रहे थे कि 6% पे ब्याज मिलता था, अगर 12% हो गया, सारे के सारे इस बढ़ते हुए मिडिल क्लास की ईएमआई बढ़ गई, तो पूरा का पूरा सेक्टर स्लगिश होगा। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा, वो जो शेयर्स खरीद रहा बाजार में उस पे असर पड़ेगा। जो एफआईआई इस देश में आती है वो आने पैसा हाथ में रोकेंगी और फिर जो शेयर मार्केट एफआईआई के दम पर बढ़ती कम होती है उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। और जिन लोगों को इसकी समझ नहीं है और उन्होंने म्यूचुअल फंड रूट लिया हुआ है, उनको अपेक्षा थी कि एक रीजनेबल रिटर्न आएगा, तो म्यूचुअल फंड वो रिटर्न आपको नहीं देगा। करप्शन, भ्रष्टाचार, माओवाद, इंसर्जेंसी, ये सब के सब उस निवेश के माहौल के ऊपर असर डालते हैं। और किसी भी समाज में निवेश की दृष्टि से आपको एक अच्छी सरकार चाहिए, एक गुड गवर्नेंस चाहिए और निर्णय ले पाने की क्षमता चाहिए। जो ये घटना पड़ोस में नोएडा में हो रही है, अपने आप में पूरे एटमॉस्फेयर के लिए, निवेश के एटमॉस्फेयर के लिए और सामाजिक समरसता के लिए अपने आप में चिंता का विषय है कि यहां के शासन को चिंता ही नहीं है कि लोग कितने नाराज हो रहे हैं, कितने नाराज हो रहे हैं कि उनको लगता है कि मेरी जमीन, और जमीन आज की नहीं है, ये तो पुश्तों तक चलने वाली है, इसके बदले में मुझे रोजगार मिलेगा क्या। जो एक्चुअल यूजर है इस लैंड को, आज आपने एक्वायर कर लिया और कल मैं दोबारा कहीं खरीदने जाऊंगा तो उस ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक जमीन की कीमत क्या होगी।